हेलो दोस्तों, वेलकम टू इन्फ्लेशन सीरीज पार्ट 6। आपने अक्सर सुना होगा कि इन्फ्लेशन इतने परसेंट से बढ़ गया, बट आरबीआई के पास ऐसा कौन सा मैजिकल टूल बॉक्स है जिनकी हेल्प से वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं इन टूल्स की जो आरबीआई यूज़ करता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, जिनमें सबसे पहले आता है रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, फॉरवर्ड गाइडेंस एंड क्वांटिटेटिव टाइटिंग। तो वीडियो के अंत तक आपको पता चल जाएगा कि आरबीआई कैसे इन टूल्स की हेल्प से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, आरबीआई का इन्फ्लेशन टारगेट होता है 4% विद 2% अप एंड डाउन टॉलरेंस। अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ जाए तो परचेजिंग पावर बहुत ज़्यादा गिरती है। अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो इससे पूरी की पूरी इकॉनमी ही स्लो हो जाती है। तो इन सिचुएशन में आरबीआई इन टूल्स की हेल्प से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेपो रेट की। रेपो रेट्स आरबीआई के टूल बॉक्स का सबसे कॉमन और पावरफुल टूल है। रेपो रेट्स वो इंटरेस्ट रेट होता है जिस पर आरबीआई बैंक्स को शॉर्ट टर्म लोन देती है। रेपो रेट्स को रीपर्चेज अग्रीमेंट भी कहा जाता है क्योंकि कानूनी तौर पर बैंक्स आरबीआई को गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचता है और बाद में उन सिक्योरिटीज़ को खरीदने का प्रॉमिस करता है। इस लीगल स्ट्रक्चर से आरबीआई बैंक्स को एक सेफ कोलैटरल बैक्ड और शॉर्ट टर्म लोन देता है। देखिए, रेपो रेट काम कैसे करता है। जब भी आरबीआई रेपो रेट को बढ़ाता है, इससे बैंक से मिलने वाले सारे लोन महंगे हो जाते हैं, जैसे कि कार लोन, होम लोन, बिजनेस लोन, क्योंकि बहुत सारे लोन आजकल RLLR को फॉलो करते हैं, जिसे कहते हैं रेपो लिंक्ड लैंडिंग रेट्स। इससे बोरोइंग एक्सपेंसिव हो जाती है, लोग कम लोन लेते हैं, जिससे लोग खर्चा कम करते हैं और डिमांड धीरे धीरे बहुत ज़्यादा कम हो जाती है और इन्फ्लेशन धीरे धीरे कंट्रोल में आती है। कोरोना के बाद जो इंडियन इन्फ्लेशन था वो लगभग 7% के करीब था, जो आरबीआई की अपर टारगेट है उससे भी ऊपर था। इसीलिए आरबीआई ने रेपो रेट को 4% से बढ़ाकर 6.5% तक कर दिया। अभी हम बात करेंगे ओपन मार्केट ऑपरेशन की, जिसे OMOs भी कहा जाता है। सेंट्रल बैंक टाइम टू टाइम मार्केट में बॉन्ड्स को बेचता है या खरीदता है ताकि मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जा सके। अगर इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा है तो सेंट्रल बैंक बॉन्ड्स को बेचता है। इसके कारण फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक्स, इन्वेस्टर्स वो बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे मार्केट से पैसा निकल जाता है और लिक्विडिटी काफ़ी कम होती है, तो इन्फ्लेशन धीरे धीरे कम होता है। इसके ऑपोजिट जब आरबीआई बॉन्ड्स को खरीदता है तो इससे बैंक्स और मार्केट में पैसा और लिक्विडिटी बढ़ जाती है, जिससे लोन्स काफ़ी ज़्यादा सस्ते हो जाते हैं। ऐसा आरबीआई तब करता है जब मार्केट में डिमांड्स को बढ़ाना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आरबीआई को लगता है कि इकॉनमी काफ़ी ओवरहीट हो रही है तो आरबीआई बॉन्ड्स को बेच देता है, जिससे बैंक्स और इन्वेस्टर अपना पैसा बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे मार्केट से बहुत सारा पैसा निकल जाता है। तो इकॉनमी में मनी का सर्कुलेशन काफ़ी ज़्यादा कम होता है, जिससे स्पेंडिंग कम होती है, तो इन्फ्लेशन धीरे धीरे कम होता है। अभी हम बात करेंगे तीसरे टूल की, जो है रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। ये वो परसेंटेज होता है जो बैंक्स अलग से कैश रिजर्व में रखती है और इस अमाउंट को बैंक्स लोन के लिए यूज़ नहीं कर सकती। आपने अक्सर दो रेशोज़ के बारे में सुना होगा, CRR एंड SLR। CRR की फुल फॉर्म होती है कैश रिजर्व रेशो। इसका मतलब है बैंक्स को अपने डिपॉजिट का कुछ पोर्शन आरबीआई के पास रिजर्व में रखना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अगर बैंक्स का डिपॉजिट है 100 करोड़ और CRR रिक्वायरमेंट है 4%, तो बैंक्स को लगभग 4 करोड़ आरबीआई के पास रिजर्व में रखना पड़ेगा, जो अमाउंट बैंक्स लोन के लिए यूज़ नहीं कर सकेंगे। SLR की फुल फॉर्म है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। इसका मतलब है बैंक्स को अपने डिपॉजिट का कुछ पोर्शन सेफ और लिक्विड एसेट में रखना पड़ता है, जैसे बॉन्ड्स, गोल्ड और कैश। फॉर एग्जांपल, अगर SLR रिक्वायरमेंट 18% है और बैंक का डिपॉजिट 100 करोड़ है, तो बैंक्स को लगभग 18 करोड़ बॉन्ड्स, गोल्ड और कैश में रखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आरबीआई CRR और SLR को बढ़ाता है तो इससे बैंक्स की लिक्विडिटी कम होती है, तो बैंक्स के पास लोन देने के लिए पैसा कम होगा, जिससे लोन महंगे होंगे और लोग लोन कम लेंगे, जिससे धीरे धीरे इन्फ्लेशन कम होगी। अभी हम बात करेंगे फोर्थ टूल की, जो है फॉरवर्ड गाइडेंस, जिससे फ्यूचर पॉलिसीज़ के सिग्नल मिलते हैं। सेंट्रल बैंक पब्लिक को बताता है कि आने वाले टाइम में या फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट कैसे रहने वाले हैं। अगर सेंट्रल बैंक कहे कि इंटरेस्ट रेट हाई रहने वाले हैं फ्यूचर में, या फिर सेंट्रल बैंक हॉकी स्टोन को कम्युनिकेट करता है, इससे बॉन्ड यील्ड बढ़ना शुरू कर देती है, बोरोइंग एक्सपेंसिव होती है, बिजनेसेस कॉस्ट कटिंग शुरू कर देते हैं और लोग अननेसेसरी खर्चा करना बंद कर देते हैं, जिससे डिमांड कम होती है और इन्फ्लेशन धीरे धीरे कंट्रोल में आता है। तो जो फॉरवर्ड गाइडेंस है ये लोगों की फ्यूचर एक्सपेक्टेशन को कंट्रोल करती है। अभी हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव टाइटनिंग की।
इंडिया में क्वांटिटेटिव टाइटनिंग एंड क्वांटिटेटिव ईजिंग को एक्टिवली यूज नहीं किया जाता, बट इंस्टेड इंडिया दूसरे पावरफुल टूल जैसे CRR, रिवर्स रेपो रेट, SDF, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी एंड OMOs को एक्टिवली यूज करता है। अमेरिका में इसका यूज़ टाइम टू टाइम काफ़ी किया जाता है, बट फिर भी हम ब्रीफ में समझेंगे कि QT है क्या। सेंट्रल बैंक QT को दो तरह से यूज़ करता है। फर्स्ट है एक्टिव QT, जिसमें सेंट्रल बैंक अपने पास रखे हुए बॉन्ड्स और एसेट को बेचता है। दूसरी है पैसिव QT, जिसमें बैंक्स बॉन्ड्स को मैच्योर होने देता है बट दोबारा बॉन्ड्स में इन्वेस्ट नहीं करता, जिससे सेंट्रल बैंक की जो बैलेंस शीट है वो नेचुरली श्रिंक हो जाती है। तो इसका रिजल्ट क्या होता है? फाइनेंशियल सिस्टम से बहुत सारा पैसा निकल जाता है, जिससे लिक्विडिटी टाइट होती है, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट बढ़ने शुरू हो जाते हैं, इकोनॉमी धीरे धीरे स्लो होती है, तो इन्फ्लेशन धीरे धीरे कंट्रोल में आता है। क्वांटिटेटिव ईजिंग इसका ऑपोजिट होता है। जब भी इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा लो हो और डिमांड को बढ़ाना हो, तब क्वांटिटेटिव ईजिंग का यूज़ किया जाता है। तो ये थे RBI के मेन टूल, जिससे RBI इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। ऐसी और वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें। एंड अंटिल नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।